सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि जेएसए के एग्जाम में जितने भी आपके इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू आए हुए थे उनकी एक सीरीज जो है हमारे चैनल पे कंटिन्यू है। इससे पहले 3 वीडियोस जो हैं वो आ चुकी हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड जो है अभी तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। हर एक पार्ट में आपको 25 एमसीक्यू मिलेंगे, यानी आपके 3 शिफ्ट जो है वो कवर हो चुकी हैं। आज जो है मैं चौथी शिफ्ट जो है उसकी फोर्थ शिफ्ट है वो कवर करूंगा। 25 एमसीक्यू जो उसमें आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और ये देखेंगे कि किस टॉपिक में से वो क्वेश्चन आया हुआ है और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं आपकी एमसीक्यू सीरीज जो है स्टैटिस्टिक्स की वो कंटिन्यू है। चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज वीडियोस आ रही हैं। चैनल पे आप विजिट करें, वीडियो आप एमसीक्यू की वहां पे देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की। इसके अलावा आपके टॉपिक स्पेसिफिक जो एमसीक्यू हैं वो ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हुई हैं चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस तरह की वीडियोस जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगी चैनल पे, जो आपके टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू हैं अलग अलग टॉपिक्स के, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं अगर किसी भी स्टूडेंट को अकाउंटेंसी के नोट्स जो हैं वो चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके वो नोट्स जो है ले सकते हैं। और यहाँ पे आपके जो है नेक्स्ट एमसीक्यू जो है आपके नेक्स्ट 25 एमसीक्यू शिफ्ट फोर्थ में जो आए हुए हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं जितने भी लेक्चर्स हैं या जितने भी एमसीक्यू के पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं ये शिफ्ट है आपकी फोर्थ शिफ्ट, इसमें आपके 3 से 4 जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल के पूछे गए हैं। इसी तरह का फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक सिंपल न्यूमेरिकल जो है आपको पूछा गया है वो मैं आपके साथ में सॉल्व करूंगा। और भी जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम सॉल्व करके इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो लिखा है टोटल कास्ट ऑफ अ फर्म इज इंक्रीज्ड बाय 450 व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 12 यूनिट टू 15 यूनिट। कैलकुलेट मार्जिनल कास्ट, हमें मार्जिनल कास्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे मार्जिनल कास्ट आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कंसेप्ट जो है ये आपका आया हुआ है क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे भी पूछा जा सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला क्या है, तभी आप जो है इस टोटल यहाँ पे आप मार्जिनल कॉस्ट जो है उसे मेजर कर सकते हैं। आपके पास में टोटल कॉस्ट दी गई है और आपके पास में प्रोडक्शन का जो यूनिट है वो भी दी गई है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट के जो है आपके 2 फार्मूले हैं। एक तो इजी आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट एन माइनस, आप सबने पढ़ा होगा टोटल कॉस्ट एन माइनस वन, ठीक है। ये तो आपका एक फार्मूला रहेगा जो यहाँ जो है अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो रहेगा आपका मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट अपॉन चेंज इन टोटल कास्ट अपॉन चेंज इन यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे ये फार्मूला जो है आपके सामने है। मैं फिर से एक बार फार्मूला यहाँ साइड पे लिख दूं और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। चेंज इन टोटल कास्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, ठीक है। तो आपका चेंज इन टोटल कास्ट कितना है, हमें पहले से ही बताया हुआ है कि टोटल कास्ट जो है फर्म की वो इंक्रीज हुई है बाय 450, ठीक है। तो हमारे पास में चेंज इन जो यूनिट है वो क्या है, चेंज इन आउटपुट जो है वो क्या है, 12 यूनिट टू 15 यूनिट। यानी चेंज कितना हुआ, पहले 12 था अब 15 हो गया, तो चेंज हुआ हमारे पास में 3 का। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 150, ठीक है। 150 जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। लाइक वाइज टोटल कास्ट जो है वो इक्वल होती है मार्जिनल कास्ट इनटू आउटपुट, ठीक है। तो मार्जिनल कास्ट हमने निकाला 150 इनटू यूनिट कितने थे आपके 3, तो जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में 450 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे मार्जिनल कास्ट जो है एक फार्मूला अप्लाई करके इजीली जो है निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको टोटल यूनिट टोटल कास्ट और मार्जिनल कास्ट का ही फार्मूला आएगा, आप एवरेज कास्ट के फार्मूले को भी अच्छे से देख लें, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन किसी एग्जाम में उससे उस तरह का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइम रेट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है ये आपका आया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट से, और कौन सी बेसिस से आया हुआ है कि किस तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिस ली गई है वो ली गई है टाइम की, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का जो अलग अलग बेसिस जो है वो दी गई है, तो ये वाली जो आपकी बेसिस है टाइम एंड विलिंगनेस, ये जो है ML दनवाला कमेटी के जो कमेटी थी उसके उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग दी गई थी। उन्होंने इसे जो डिवाइड किया था वो 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले तो डेली, ठीक है, डेली स्टेटस आप देखते हैं, ठीक है, वीकली स्टेटस आप देखते हैं और आप देखते हैं यूजुअल स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं आपका क्वेश्चन आया हुआ है डेली स्टेटस से, ठीक है। यहाँ पे करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ इसमें बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं यूजुअल में हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं पूरे ईयर का, ठीक है, 365 डेज देखते हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म मेजर है, इसमें से फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट आई थिंक उसमें क्वेश्चन आया हुआ था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड कि भाई यूजुअल जो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का
जो तरीका है वो किस वाले सेक्टर में हम मेनली देखते हैं, तो एग्रीकल्चर में हम उसे देखते हैं। और ये 365 यानी कि लॉन्ग टर्म जो है एक मेजर है, ठीक है। वीकली में हम ये देखते हैं कि एक वीक का हम मेजर करते हैं, लेकिन डेली में हम टाइम बेसिस देखते हैं। यानी इसमें यह बताया गया था कि अगर एक दिन में एक फार्मर या फिर कोई वर्कर या फिर लेबर जो है 4 या 8 घंटे तक काम करता है, यानी 4 to 8 आवर्स अगर उसको वर्क मिलता है, तो वो एम्प्लॉयड है, अदरवाइज उसे वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से आपका डेली बेसिस में से यानी टाइम एलिमेंट जो है वो आपका डेली बेसिस में रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से इस वाले पोर्शन से जो है आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका अगेन न्यूमेरिकल है, जो मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा। इसी तरह का सेम न्यूमेरिकल जो है आपका शिफ्ट सेकंड में आया हुआ था, जिसे मैंने अच्छे से आपको सॉल्व करके बताया था। उसी तरह से इसे हम एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आया हुआ है अगेन आपका बीओपी से, ठीक है। हर शिफ्ट में हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, और हर शिफ्ट में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। और हर बार आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कौन सा जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वो करंट अकाउंट में आएगा और कौन सा कैपिटल अकाउंट में आएगा। अगेन आपसे यहाँ पूछा गया है कि इंपोर्ट ऑफ मशीनरी जो है वो किस में आएगा। तो मैंने आपको बताया है कि मेनली आपके करंट अकाउंट में कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और नॉन कैपिटल जो होती हैं वो आपकी कैपिटल में आ जाती हैं। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब यह है कि बोथ साइड ट्रांजेक्शन जो होती हैं हम उन्हें कंसीडर करते हैं। इसमें जो और सभी एलिमेंट्स हैं वो मैं अपने आपके इंस्टाग्राम के या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में जो है आपको ये अच्छे से उसका जो चार्ट है वो सेंड कर दूंगा कि कौन कौन से एलिमेंट जो है करंट साइड आते हैं, कौन कौन से कैपिटल साइड आते हैं। तो आप जो है टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मैं आपको इसके पूरे जो एलिमेंट्स हैं अलग अलग कौन से करंट में आएंगे कौन से कैपिटल में आएंगे वो मैं सेंड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपकी बॉर्विंग फ्रॉम अब्रॉड। तो आपको पता है जितनी भी बॉर्विंग्स होती हैं, एफडीआई होती हैं, एफएफआई होती हैं, एफपीआई होती हैं, सभी जो इन्वेस्टमेंट इस तरह का होते हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट वाली साइड में आते हैं। तो ये इसमें आपका जो राइट आंसर था वो ए था, करंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछा गया है विच एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी वाज पुट इनटू प्रैक्टिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द खरीफ सीजन ऑफ 1966। मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें कुछ की एलिमेंट्स होते हैं उन पे फोकस करें। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है 1966, हमें पता है 1965 और 66 के अराउंड इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ही आप जो है इस आंसर को निकाल सकते थे। उसमें कुछ मेजर्स लिए गए थे, जिसमें से एक मेजर था HYV सीड्स थे, ठीक है, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स जो थे उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये आप इजिली गैस कर सकते थे अगर आप इस क्वेश्चन को लिंक करते ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी काफी इजी क्वेश्चन है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ अ गुड इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से बाय यूजिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। एक आपका है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, एक है मार्जिन यूटिलिटी अप्रोच जो कि आपके जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें भी था। इससे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस हुआ, जो सिलेबस एग्जाम हुआ था उसमें भी था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ अ गुड जो है डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ अ गुड, वो तो किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले बता दूं जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका होगा किसमें, मार्जिन यूटिलिटी अप्रोच में, वो कब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड एक्स इज डिवाइडिंग बाय प्राइस ऑफ एक्स, यानी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का इक्वल होगा किससे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये था आपकी इक्वेशन जिसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया है यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, और इसमें इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये कंडीशन जो है अप्लाई होगी। अब हमें दो कंडीशंस दी गई हैं, एक उसने लिखा है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ अ गुड जब हम डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ गुड, ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा MUM यानी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन 3, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी बेसिकली होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये है कि जो आपके पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपी है, या फिर आपके पास में मान लो 10 रुपए हैं, उसकी आपके लिए क्या यूटिलिटी है। यानी अगर आप उस टन 10 रुपए को स्पेंड करते हैं तो आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है, कि यानी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस 10 रुपए से आप कितना सामान ले सकते हैं या कितनी यूटिलिटी आपको मिलेगी, उसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम बोल देंगे। ये जो है डिफर करेगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी उस 10 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए अलग होगी, किसी सेकंड पर्सन के लिए अलग होगी, अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कंसेप्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर द इंडिफरेंस कर्व इज। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि जब दो गुड्स जो है, यहाँ पे मैं मान लो ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जब दो गुड्स जो है परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगी, यानी एक के बदले दूसरी जो है परफेक्टली आप यूज कर सकते हो, एक को छोड़ के दूसरी जो है उसे कंज्यूम कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इस तरह की इंडिफरेंस, इस तरह की जब कंडीशन होगी तो इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी। तो आपको याद रखना है, इंडिफरेंस कर्व जो तब इंडिफरेंस कर्व जब हो इस कंडीशन में हो जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरह से डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन जो है आपकी इंडिफरेंस कर्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपके, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो गैप होगा, ठीक है, यहाँ पे ये गैप है, ये गैप इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जितना अमाउंट आप गुड वाई का गिव अप करेंगे उतना ही गुड एक्स का जो है आप क्या करेंगे, गेन कर लेंगे, ठीक है। तो जितना आपने गिव अप किया उतना आपने गेन कर लिया। इसका मतलब यह है कि दोनों गुड्स में जो है परफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूट है, यानी इस तरफ अगर टी हो, इस तरफ अगर कॉफी हो, तो टी का जो आप गिव अप कर रहे हैं, सेम अमाउंट जो आप टेक कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, वो कॉफी का करेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तब क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन जो है आपकी हो जाएगी। और इसमें इसमें जो आपका एम आर एस रहेगा, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। हमेशा याद रखना कि एम आर एस जो रहेगा इस केस में वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप 2 यूनिट ऑफ गुड वाई जो है गिव अप करेंगे विद गेन करेंगे आप कितने 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हर सिचुएशन में जो है आपका ये इक्वल रहेगा, ठीक है। इसलिए एम आर एस जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा, यानी रेशियो उसकी जो है वो इक्वल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आया हुआ है, आपका क्वेश्चन किसमें से, मार्केट में से, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन आया हुआ है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस क्वेश्चन को मैं बता दूं कि न्यू इशू मार्केट जो है वो किसको बोलेंगे। यहाँ पे लिखा है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है कॉल मार्केट, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ था। हमने देखा था ओवरनाइट लोन्स जो होते हैं वो कॉल मार्केट में आते हैं, कॉल मार्केट में आते हैं। यहाँ पे लिखा है गिल्ट एज्ड मार्केट, ये जो होता है ये मार्केट होता है ओनली फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए ये वाला मार्केट रहता है। तो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज में न्यू इशू मार्केट रहेगा वो कौन सा रहेगा, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 9th वो है कि व्हेन मेजर विच मेजर विल इंक्रीज द नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट व्हेन इकोनॉमी इज फुल्ली यूटिलाइजिंग इट्स गिवन रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपका आया है इस वाले कंसेप्ट से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। मान लें कि आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वहां हम उसके ऊपर है, फुल्ली हमने यूटिलाइज किया हुआ। उस क्वेश्चन में ये बोला है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो फुल्ली यूटिलाइज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में कोई भी और हम इसे एक्सपैंड जो है नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है इसे हम एक्सपैंड करें। लेकिन फिर भी जो है हमें क्या करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ानी है, ठीक है। रिसोर्सेज हमने फुल्ली यूटिलाइज किए हुए हैं, फिर भी हमें क्या करना है, हमें अपनी इनकम और इंप्लॉयमेंट बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेगा? सबसे पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड होगी तो बेसिकली इनकम तो बढ़ेगी लेकिन इंप्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है सी ऑप्शन वो है डिक्रीज इन एग्रीगेट। डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली इनकम जो है कम हो जाएगी। और लिखा है टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन होगी तो यानी फिर से हम जो है इससे बैक शिफ्ट जो है वहां चले जाएंगे, तो ये भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड जो है लिखा है हाई कैपिटल एकोमुलेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एकोमुलेट करें, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, इससे इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका इंप्लॉयमेंट भी जो है वो भी जनरेट होगा। तो इस केस में आपका ऑप्शन जो बी है वही राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन जो है आपका क्या है, एक न्यूमेरिकल है जो मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हमें क्या मेजर करना है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपके जो एलिमेंट दिए हैं उन पे आप फोकस करेंगे। तो आप देखेंगे जो आपका प्राइमरी डेफिशिट होता है, जो ऑप्शन फर्स्ट पे आपको दिख रहा है, वो इक्वल टू होता है फिजिकल डेफिशिट, ठीक है। फिजिकल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जो प्राइमरी डेफिशिट है वो इक्वल टू है किसके, फिजिकल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास में उस तरफ क्या बचेगा, हमारे पास में राइट हैंड साइड पे आपके पास में होगा फिजिकल डेफिशिट माइनस प्राइमरी डेफिशिट, ठीक है। फिजिकल डेफिशिट माइनस प्राइमरी डेफिशिट, तो फिजिकल डेफिशिट हमारे पास क्या है 11,000, माइनस कर देंगे प्राइमरी डेफिशिट हमारे पास क्या है 8,000, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3,000। इस केस में आपका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन होगा 3,000, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा फोकस करना है जो आपके पास में डेफिशिट्स हैं, जैसे प्राइमरी डेफिशिट, इफेक्टिव प्राइमरी डेफिशिट, फिजिकल डेफिशिट, रेवेन्यू डेफिशिट, इस तरह के जितने डेफिशिट हैं उनके फार्मूले आपको याद रखने हैं। उन्हीं में से आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका
वो है क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका आया हुआ है रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 से, ठीक है, रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 से, ठीक है। आपके जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, इस एक्ट में जो है आपको ये पूछा गया है कि जो इलास्टिसिटी है डिमांड और सप्लाई की, किसके लिए, रेंटल हाउस के लिए, जो हम रेंट पे लेते हैं हाउसिंग, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या, उसकी जो डिमांड है वो इलास्टी है, ठीक है, इलास्टिसिटी है जो उसकी, वो डिमांड, वो है क्या, हाँ, वो हमें पूछा गया है कि अगर डिमांड क्या होगी, इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी लॉन्ग रन में, अगर अगर हमें ये माना जा, अगर ये बताया जा रहा है कि अगर शॉर्टेज होने वाली है अकॉर्डिंग टू रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब आप रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इन फ्यूचर अगर आपके रेंट, जो आपके रेंटल हाउस हैं, अगर उनकी शॉर्टेज होने वाली है इस केस में लॉन्ग रन में, तो जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या रहती है, हाई रहती है, ठीक है। तो यही है यहाँ पे ऑप्शन में भी, ग्रेटर एंड लॉन्ग रन, ठीक है। यानी ग्रेटर मतलब आपकी जो इलास्टिसिटी फॉर जो है किसके लिए, डिमांड एंड सप्लाई किसके लिए, रेंटल हाउसिंग के लिए, ठीक है। अगर वो हाई है लॉन्ग रन में तो इन फ्यूचर जो है आपकी शॉर्टेज होगी रेंटल हाउसिंग की, ऐसा जो है अकॉर्डिंग टू रेंट कंट्रोल, सॉरी रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग बताया गया। तो ये क्वेश्चन जो है एक आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, एक आपकी एक्ट से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 12 जो है, विच मेजर हैज बीन अडॉप्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम इन 1991। बिल्कुल ईजी है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हुई है तो यहाँ पे और कोई भी एलिमेंट जो है आपको माइक्रो इकोनॉमिक का नहीं दिखेगा, ओनली जो है आपका कौन सा, ये वाला इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमने 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है मेनली हमने वो लाया, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है और हमें बताना है ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। इसी तरह की एक डेफिनेशन जो है आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई थी और वो डेफिनेशन थी टैक्स की। तो यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है फी को, कि ये एक ऐसी पेमेंट होती है जो कि पर्सन को देनी होती है किसके बदले में, जो वो एक पर्टिकुलर सर्विस लेता है, किससे, गवर्नमेंट से या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो उसके बदले में हमें जो एक फी देनी होती है, चार्जेस देने होते हैं, वो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीपर इम्पोर्ट गुड्स वाज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड। देखो ये बिल्कुल इजी और सिंपल क्वेश्चन है कि जब हम चीप इम्पोर्ट गुड्स हमें बाहर से मिलेंगी तो उसके पीछे का क्या रीजन है, ठीक है। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्या मतलब है इसका, कि हमारी जो इंटरनल डोमेस्टिक, ठीक है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कम है, लो है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, चीप इंपोर्ट करनी पड़ रही है ग्रोथ को। या फिर इसको आप दूसरी तरह से देखें कि जब हम चीप, हमें जो इंपोर्ट गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स हैं, लाइक वाइज अगर आप किसी शू की एग्जांपल लें, अगर आपको वो बाहर से सस्ता मिल रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारे इंटरनल डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं जो शू बनाती हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, वो डिस्करेज हो जाएंगी, या फिर उनकी जो है इनकम जो है वो कम हो जाएगी। तो यहीं पे यहाँ पे वही लिखा गया है कि जब हम इंपोर्ट चीप करते हैं, ठीक है, चीपर इंपोर्ट हमें मिल जाता है तो इससे क्या होता है, लो लेवल होती है किसकी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। कौन सी वाली इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपको, विच चेंज विल आरबीआई अंडरटेक व्हेन देयर इज रिसेशन और डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। आपका मॉनेटरी पॉलिसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी चीज, कौन सा इंडिकेटर जो है, कौन सी पॉलिसी जो है, पॉलिसी नहीं बोल सकते, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई यूज करेगा जब इकोनॉमी में रिसेशन है या डिप्रेशन है। रिसेशन है, डिप्रेशन का मतलब है इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक है, और वर्स्ट कंडीशन जो है वो इकोनॉमी में बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। अगर इंक्रीज कर देगी रेपो रेट इंक्रीज करने का मतलब है कि अब आरबीआई जो है, जो कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा, शॉर्ट टर्म लोन देगा, वो अब जो है महंगे हो गए हैं, ठीक है, इंक्रीज हो गए। तो जब उन्हें लोन महंगे मिलेंगे तो वो लोन जो है नहीं लेंगे, ठीक है, रेपो रेट जो है इंक्रीज हो गया, तो इससे फर्दर जो है मनी सप्लाई कम होगी। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, सेल ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, तो डेफिनेटली जो है ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है तो अब आपको क्या करना होगा, बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज करनी होगी ओपन मार्केट से, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है रिडक्शन इन बैंक रेट्स। डेफिनेटली जब बैंक रेट्स में रिडक्शन होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैंक रेट्स में रिडक्शन होगी तो आपकी मनी सप्लाई बढ़ेगी। फोर्थ ऑप्शन जो है राइज इन रेपो रेट, इससे भी राइज इन कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर, तो इससे भी आपकी मनी सप्लाई कम कम हो जाएगी, ना कि ज्यादा होगी। तो तीनों ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकते, एक ही ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच मॉडल स्टेट्स दैट रैपिड इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियलाइजेशन टू अकर, ठीक है। ये आपका महालनोबिस मॉडल से आपको पूछा गया था। महालनोबिस मॉडल जो है आपका सेकंड फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान में जो है अडॉप्ट किया गया था, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। मशीन्स जो है वो लानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यह महालनोबिस मॉडल में जो है आपको ये इजीली जो है मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन आपका न्यूमेरिकल है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला कि 2 से 3 जो है, 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल के इस वाले शिफ्ट में जो है आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे फिर से आपको क्वेश्चन जो है वो टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट से पूछा गया है, ठीक है। यानी आपकी प्रोडक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरह से। तो आपको सबसे पहले 2 फार्मूले पता होने चाहिए, एक टोटल प्रोडक्ट का, एक मार्जिनल प्रोडक्ट का, क्योंकि आपको दोनों ही मेजर करने हैं। यहाँ पे जो कॉलम आपको दिख रहा है सेकंड और यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे आपको एक पे टोटल प्रोडक्ट जो है मेजर करना है, एक पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो मेजर करना है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट आपको अगर यहाँ पे देखें सेकंड कॉलम में, ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल प्रोडक्ट कैसे मेजर करेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टोटल प्रोडक्ट आपका होता है वो क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू क्यू कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊं मार्जिनल प्रोडक्ट, देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे 10 फर्स्ट से सेकंड में, ठीक है, 10 से 12 हो रहा है, ठीक है। 10 से 12 मार्जिनल प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस 1। तो टोटल प्रोडक्ट एन कितना था, टोटल प्रोडक्ट एन था 10 माइनस टोटल प्रोडक्ट एन कितना होगा कि ये जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आपका 12 हो जाएगा डेफिनेटली। जब आप यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 22, ठीक है, 22 यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है। यहाँ पे 22 होगा तभी देखिए आप यहाँ पे 12 आएगा। जब 22 में से 10 जब आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी 12 की। तो इस तरह से आप 22 इसका आपको मेजरमेंट जो है आपकी हो जाएगी। तो आपके अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगेन आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 22 में से जब आप यानी 36 में से जब 22 निकालेंगे मतलब आपका फार्मूला लगेगा, आपका फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। तो टी पी एन कितना है 22 माइनस सॉरी टी पी एन क्या है 36, टी पी एन माइनस 1 कितना है 22। तो ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी 36 से जब 22 निकालेंगे तो आपके पास में बचेगा 14। तो ऐसे आप इसको मेजर जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो एक कॉलम है यहाँ पे आ जाएगा 22 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 14। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। यही 2 फार्मूले जो है यहाँ पे आपको यूज करने हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड एज अ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, ठीक है। अगेन आपकी यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो एग्रीगेट डिमांड जो है, हम एग्रीगेट की बात करते हैं किसमें, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब आपके माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 जो है आपका दोमर जो मॉडल है उसमें से आया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि जो इनकम इफेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट का वो डोमर मॉडल ने किस मॉडल से अडॉप्ट किया था। तो ये किनिशियल मॉडल से अडॉप्ट किया था। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किसका फंक्शन होगा, इनकम का या रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सेम बात जो है वो आपकी किस में बोली गई है, आपके किनिशियल मॉडल जो है आपका कीन्स ने जो मॉडल दिया है इन्वेस्टमेंट का उसमें बोली गई है मल्टीप्लायर का, ठीक है। तो यानी इसका क्या मतलब है कि इनकम जो है वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है या इन्वेस्टमेंट किस तरह से इनकम को इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे कीन्स ने ये बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल टाइम्स जो है एक इनकम को जो है वो इफेक्ट करता है। यानी अगर एक 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो 5 टाइम्स जो है, अगर उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 5 टाइम है तो वो इनकम को किस तरह से इफेक्ट करेगा 5 टाइम ग्रेटर। यानी अगर 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ तो इनकम कितनी इंक्रीज होगी 500, यानी 5 टाइम जो है मल्टीपल इफेक्ट होगा किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। तो ये चीज़ जो है मल्टीप्लायर में बोली गई थी। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ फर्म्स एवरेज रेवेन्यू कर्व एट द लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू दी 1 द मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यहाँ मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिंपल जो है इक्वेशन लगानी थी कि क्या पूछा गया है यहाँ पे, आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि अगर हम इसको कंसीडर करें एवरेज रेवेन्यू प्लस मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर हमें पता है कि एवरेज रेवेन्यू और प्लस मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल टू 1 हो रहा है, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर एवरेज रेवेन्यू
सिंगल अपने आप में 1 होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, डेफिनेटली मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ठीक है, इक्वल टू 1 हो, इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है अगेन आपका केस में से है, आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी की थ्योरी जो है उसमें से आया हुआ है, जो कल भी मैंने शिफ्ट में डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे टाइम एलिमेंट लिया गया था, यहाँ पे जो है आपका इनकम एलिमेंट लिया गया, इसलिए इसका आंसर फोर्थ होगा, ना कि ए होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि इनकम वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो इनकम वर्जन में आप वाई जो है उसे कंसीडर करते हैं, टी को कंसीडर नहीं करते, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच इकोनॉमी द गवर्नमेंट प्लेस द कंप्लीट रोल, तो ये आ गया आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में से क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट में आपका किसका रहेगा, मार्केट फोर्सेस का रहेगा, मिक्स्ड में दोनों का रहेगा, कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी एक ही रहेगी, यानी प्राइवेट का जो है कंट्रोल ज्यादा होगा, ना कि गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, डैश इनकम इलास्टिसिटी सिग्निफाइज दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द मनी इज क्वाइट अनरिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन इनकम। यहाँ पे क्या पूछा गया है, कितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको हम इनकम इलास्टिसिटी को हम बोलेंगे कि जो डिमांड है गुड की वो बिल्कुल जो है रिस्पॉन्सिव नहीं है किससे, इनकम से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वही वाला आपका आ जाएगा। यहाँ पे अगर सेकंड ऑप्शन को मैं ये अगर कंसीडर करूँ यूनिटरी को, यानी 1, ठीक है, यानी अगर इनकम इलास्टिसिटी 1 है, इसका क्या मतलब है कि जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड जो है वो कितनी रिस्पॉन्सिव है किसको लेके, चेंज इन इनकम, यानी जो चेंज इन इनकम होता है वो किस तरह से इफेक्ट करता है आपका क्वांटिटी डिमांडेड को, ठीक है। तो अगर एक 1 यूनिट जो है इनकम को चेंज होगा तो 1 ही क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड को चेंज होगा, अगर ये यूनिटी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि इसके चेंज होने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ पे आप टर्म पढ़ेंगे, क्या लिखा है, अनरिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन इनकम, यानी वो उसके साथ में रिस्पॉन्सिव नहीं है, कोई चेंज जो है नहीं दिखा रही। इनकम चेंज होगी तो डिमांड नहीं चेंज होगी, इनकम कम होगी ना ही डिमांड कम होगी, इनकम बढ़ेगी ना ही डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये अनरिस्पॉन्सिव है इसका मतलब जो है यहाँ पे 1 नहीं 0 होगा, ठीक है, इलास्टिसिटी जो है वो 0 है, तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द इक्वल प्रोडक्ट कर्व, ठीक है। इक्वल प्रोडक्ट कर्व आप इससे ऐसे गेस कर सकते हैं जैसे आपकी इंडिफरेंस कर्व है कंज्यूमर के रेफरेंस में, तो उसकी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की हम बात करते हैं। सेम चीज जो है यहाँ पे बोली गई है, सेम चीज यहाँ पे इसलिए बोली गई है कि यहाँ पे बोला है इक्वल प्रोडक्ट कर्व, जैसे वहां पे इक्वल कंजम्पशन है यानी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पे इक्वल प्रोडक्शन हो रही है, इसलिए हम इसको बोल देंगे प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका किस में से, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है हेरॉड फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। हेरॉड की इक्वेशन है यहाँ पे जी वाई इज इक्वल टू एस पॉन वी, ये एस जो है आपका सेविंग है, ठीक है, और ये जो वी है ये आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इनकम की ग्रोथ जो है वो जितनी सेविंग्स बढ़ेंगी इनकम की ग्रोथ भी बढ़ेगी, और जितनी ये वी बढ़ेगा इतनी इनकम की ग्रोथ कम होगी, यानी ये कैपिटल आउटपुट रेशियो के साथ में इन्वर्सली रिलेशन है, बस इतनी सी बात है इसमें। ये आपसे पूछी गई थी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, मैं जल्दी से जो आपका एक न्यूमेरिकल रह गया है उसको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में। ये रहा आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल में सबसे पहले बता दूं क्वेश्चन आया हुआ है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग से, ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कौन से वाले मेजरमेंट से, मतलब अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, तो मेथड जो आपका आया हुआ है वो आया है वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है, वैल्यू एडिड मेथड। लास्ट शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन जो है सेम मेथड से आया हुआ था। तो आपके अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे आपका इनकम मेथड है, ठीक है, आपका वैल्यू एडिड मेथड हो गया, आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, तो ये अलग अलग मेथड्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास में जो मेथड आपको यूज करना है वो है आपका वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडिड मेथड में आप क्या देखते हैं, सबसे पहले आपको निकालना होता है वैल्यू एडिड, ठीक है। वैल्यू एडिड जो है आपका इक्वल होता है किसके, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन की वजह से, शॉर्टेज की वजह से मैं आपको थोड़ा इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन मैं इसको जो है एक पेज पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके ग्रुप में जो है डाल दूंगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या रहेगा आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, यानी जो भी आपने कॉस्ट या फिर कंजम्पशन की है इंटरमीडिएट, जिसको हमने एक्सक्लूड करना होता है, ठीक है, माइनस करना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट से, तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाता है, वैल्यू एडिड। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कैसे निकालना है, ये तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन में मिल जाएगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कैसे निकालनी है, इसके लिए हमें निकालनी है सेल्स, जो आपको क्वेश्चन में दी गई होती है, ठीक है। सेल्स यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे आप देख रहे हैं सेल्स, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में सॉरी सेल्स। अब सेल्स में से जब हम क्या निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक, लास्ट टाइम भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ पे फर्दर इस चेंज इन स्टॉक में दो कंपोनेंट होते हैं, क्या,
ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब ओपनिंग में से माइनस करते हैं क्लोजिंग, तो आपके पास में जो निकल के आता है वो क्या आता है, चेंज इन स्टॉक। तो ये वाला होल फार्मूला रहेगा, इससे आपको मिलेगा वैल्यू एडिड। ठीक है, वैल्यू एडिड का दूसरा मतलब ही यही है कि जीडीपी आपको मिल जाएगी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है, ये वैल्यू एडिड किसके इक्वल होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जब आपके पास में जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगी, तो इसमें से आप फर्दर दूसरी एलिमेंट्स को जैसे डेप्रिसिएशन को निकालेंगे, नेट इंटरेस्ट टैक्सेस को निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप आपकी जो डेप्रिसिएशन है उसको निकालेंगे। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम को निकालेंगे, तो आपके पास में एंड में क्या आएगा, नेट आपके पास में आ जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, जो कि इक्वल होता है किसके, नेशनल इनकम के। तो हमें मेजर करना है नेशनल इनकम। तो यहाँ पे आपके सामने फार्मूला मैंने लिख दिया है। अब इन्हीं फार्मूले में हमें वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। सबसे पहले में हमें अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ सेल्स निकालनी पड़ेगी। सेल्स हमारे पास में 3000 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स जो है 3000 गिवन है। इसमें से हमें क्या निकालना है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितनी है, 600, क्लोजिंग कितनी है, 300। ठीक है, 300, 600 में 300 गए तो हमारे पास कितना बच गया, 300। तो हमारे पास में जो वैल्यू ऑफ सेल्स यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो आ गई 2700। राइट, हमारे पास 2700 क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो हमारे पास हमें निकालना है वैल्यू एडेड। हमें पास वैल्यू ऑफ आउटपुट इतना आ गया, हमें क्या माइनस करना था, इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है वो आपको दी गई होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है, कंजम्पशन जो है वो दी गई है 900। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 900। तो 900 आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास में 1800। अभी तक हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास में वैल्यू एडेड जो है वो आ चुका है, कितना, 1800 हमारे पास में वैल्यू एडेड आ चुका है। यानी हमारे पास में जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है वो कितना आ चुका है, 1800। अब हमें क्या करना है, हमें जीडीपी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, क्योंकि इसमें आप फोकस करें, यहाँ पे आपका लिखा है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपका इक्वल होता है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। तो हमें क्या चाहिए, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हमें क्या करना है, इस जी से इस एन की तरफ जाना है, इस डी से इस एन की तरफ जाना है, और इस एम से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है। तो जब हम फर्स्ट वाले जी यानी जो ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे तो हम क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो कितनी है 450। ठीक है, इसके नीचे लिख लेंगे हम 450। फिर अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है, या फिर पहले माइनस वाले कंपोनेंट ले लेते हैं। मार्केट से आपको किस तरफ जाना है, फैक्टर की तरफ जाना है। तो मार्केट से फैक्टर की तरफ जाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, नेट इंटरेक्ट टैक्सेस, उनको आप माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास में नेट इंटरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, यहाँ पे लिखे हैं इंटरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। जब इंटरेक्ट टैक्सेस से हम सब्सिडीज निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेंगे नेट इंटरेक्ट टैक्सेस। वो कितने हैं, नेट इंटरेक्ट टैक्सेस, नेट इंटरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 120, क्योंकि हमने 150 में से 30 जो है उसको निकाल लिया सब्सिडीज को। आगे वन अब हमें प्लस करना है इसमें क्या, क्योंकि हमें जाना है डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ। तो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ हम जाते हैं तो हम प्लस करते हैं क्या, हमारे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि कितनी है, प्लस कर देंगे, इसमें यहाँ जगह की थोड़ी है, मैं इसमें प्लस कर दूंगा कितने, 30। तो जब आप इसको पूरी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आप 450 जब जो है जो आपके पास जीडीपी कितनी थी, 1800। ठीक है, 1800 से मैं एक बार अच्छे से आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1800 में से जब आप 450 निकालेंगे, माइनस करेंगे 150, प्लस करेंगे 30, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1260 की। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1260। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। इसमें कुछ कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया वो आपको हमेशा याद रखने हैं। जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना है, जिसमें इसके लिए आपको चाहिए सेल्स, और सेल्स को में से आप एक्सक्लूड करेंगे क्या, चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए आपको चाहिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, तो जब ये कर लेंगे आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप निकालते हैं क्या, इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन, तो आपके पास में वैल्यू एडेड आ जाता है, यानी आपके पास जीडीपी आ जाती है। अब उस जीडीपी से आप कुछ भी जो है मेजर कर सकते हैं, एनएनपी, एनडीपी, कुछ भी। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा नेशनल इनकम, जब आप एनएनपी एट फैक्टर कास्ट जो है मेजर कर लेंगे। तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो काफी इजी था। ठीक है, तो ये अभी आपके साथ में मैंने डिस्कस किए जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस दूसरे आपके थ्योरी के क्वेश्चन आए हुए थे शिफ्ट फोर्थ में। होप ये आपकी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। वीडियोस को मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में अपने शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट है वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। नेक्स्ट जो है 1 या 2 शिफ्ट आई थिंक रह चुकी है, उसके भी एमसीक्यू हैं, जल्दी मैं आपके लिए लाऊंगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और बाकी जो आपके टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस हैं एमसीक्यू की वो भी जल्दी आएंगी। चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। स्टैटिस्टिक्स के जो एमसीक्यू हैं वो भी चल रहे हैं, तो वो भी आप जरूर देखें। चैनल को मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू।